हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आई एम ट्यूटर रहीला मकसूद और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं किट प्रैक्टिस का वो है सेल्स एंड सेल्स ब्रैकेट्स। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 सेल्स टैक्स से रिलेटेड। हम इसे देखते हैं अभी। During the month of March 2004, a business made sales on credit 15,790 plus sales tax। मीन्स कि ये जो अमाउंट है वो एक्सक्लूसिव सेल्स टैक्स है और इसमें हमने सेल्स टैक्स को ऐड करना है। एंड परचेजेस ऑन क्रेडिट 12,455 इंक्लूसिव सेल्स टैक्स। ये ग्रॉस अमाउंट है, इसमें सेल्स टैक्स ऐड हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो पहले हमें सेल्स बता दी गई है, फिर हमें परचेजेस बता दी गई है जो क्रेडिट पे हुई है। आल्सो ड्यूरिंग द मंथ 13,612 was received from receivables। ओके, कैश हमें रिसीव हुआ है रिसीवेबल से, ये अमाउंट मेंशन है। एंड चेक पेमेंट्स, हमने कुछ पेमेंट्स भी की हैं 9,400 की, और किसको की है? पेबल्स को। उसके बाद हमें बता दिया गया है सेल्स टैक्स का रेट क्या है, 17.5%। ओके, तो ये है इंफॉर्मेशन हमारे पास अब गिवन है। और हमसे क्या पूछ रहे हैं वो, राइट अप दिस ट्रांसैक्शन बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स। ये लेजर अकाउंट्स आपको गिवन है और इनको आपने कंप्लीट करना है। सेल्स का अकाउंट, रिसीवेबल्स का अकाउंट, परचेजेस का अकाउंट, पेएबल्स का अकाउंट और सेल्स टैक्स का अकाउंट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ना यहाँ साइड पे एंट्री पास कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो। जब आप सेल्स कर रहे होंगे उस वक्त आपने क्या एंट्री पास की होगी? सेल्स क्रेडिट, उससे रिलेटेड सेल्स टैक्स भी आपने क्रेडिट किया होगा। हमने कहा था सेल्स से रिलेटेड सेल्स टैक्स क्रेडिट होगा, परचेज से रिलेटेड सेल्स टैक्स डेबिट होगा। सो सेल्स क्रेडिट और सेल्स टैक्स भी क्रेडिट। ऑपोजिट साइड पे क्या हो रहा होगा? रिसीवेबल्स को आपने किया होगा डेबिट। अमाउंट्स देख लेते हैं, हमारे पास गिवन है यहाँ पे सेल्स कितने किए हैं, 15,790। ओके, तो हम यहाँ पे अमाउंट मेंशन कर देंगे 15,790। फिर हमारे पास बताया गया है सेल्स टैक्स का रेट। ओके, तो हम यहाँ पे ना कैलकुलेट करने लगे हैं सेल्स टैक्स ऑन सेल्स। कैसे निकालेंगे? हमारे पास गिवन वैल्यू क्या है, 15,790, और इसमें सेल्स टैक्स इंक्लूड नहीं है, तो इसकी गिवन परसेंटेज क्या होगी? गिवन परसेंटेज होगी 100%। ठीक है, फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे आप टैक्स रेट से विच इज 17.5%। ठीक है, तो गिवन वैल्यू डिवाइड बाय गिवन परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड परसेंटेज। हमने सेल्स टैक्स निकालना है तो उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसे हम अभी कैलकुलेट करते हैं। इट्स 15,790 डिवाइडेड बाय 100% मल्टीप्लाई बाय 17.5%। तो हमारे पास आंसर आता है 2763.25। ये क्या है? आपका सेल्स टैक्स है 2763.25। ठीक है, तो सेल्स यहाँ पे हमारे पास जो होगी क्रेडिट, उससे एसोसिएटेड सेल्स टैक्स क्रेडिट। अब ग्रोस वैल्यू कैसे निकालेंगे आप? इन दोनों को ऐड कर देंगे, प्लस करेंगे हम इसी वैल्यू में 15,790, तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी इट्स 18,553.25। ठीक है, तो ये होगी आपकी, जब आपने रिसीवेबल्स के साथ सेल्स की, ये पहली एंट्री आपकी होगी। दूसरी एंट्री क्या होगी आपकी? आपने परचेजेस भी की है, तो परचेजेस के लिए हम क्या करेंगे, परचेजेस को डेबिट करेंगे। ठीक है, और परचेजेस से रिलेटेड जो आपका सेल्स टैक्स होता है या इनपुट टैक्स जिसे आप कह लें, ये आपका आउटपुट टैक्स था, ये इनपुट टैक्स है। सेल्स टैक्स की दो काइंड होती हैं, आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स सेल्स पे होगा, इनपुट टैक्स परचेजेस पे होगा। ठीक है, तो परचेजेस डेबिट, इनपुट टैक्स डेबिट और क्रेडिट होगा आपका पेएबल्स।
परचेजेस को आपने किया है डेबिट। अब हमारे पास वैल्यू क्या गिवन है? गिवन है हमारे पास 13,612। ओके, और ये तो हमने कैश रिसीव किया ना, सेल्स की है। परचेज की वैल्यू है 12,455 इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। तो इसमें सेल्स टैक्स इंक्लूड है, इसका मतलब ये ग्रॉस वैल्यू है। तो ग्रॉस वैल्यू से तो हमारे पेबल्स या रिसीवेबल्स को चार्ज किया जाता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 12,455 पेबल्स को आ जाएगा। अब हम निकालेंगे सेल्स टैक्स ऑन जो आपके हैं परचेजेस। इसे इनपुट टैक्स भी कह सकते हैं, सिंपल आप इनपुट टैक्स कैसे निकालेंगे? 12,455 डिवाइड करेंगे गिवन परसेंटेज से। ये है हमारे पास 117.5। ये परसेंटेज मैंने कैसे निकाली है? 100% प्लस 17.5। ये इंक्लूसिव ऑफ टैक्स वैल्यू है। जो एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स होगी उसको 100 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 17.5%। रिक्वायर्ड परसेंटेज से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हम निकालते हैं इसका इनपुट टैक्स। तो इसका इनपुट टैक्स आ गया 1855। ठीक है, तो इनपुट टैक्स 1855 यहाँ हमने मेंशन कर दिया 1855। अब इसमें से 12,455 में से आप 1,855 को माइनस करेंगे, तो जो आपके पास नेट वैल्यू आएगी विच इज 10,600। दिस वन इज योर परचेजेस अमाउंट। ठीक है, तो ये हमने रिसीवेबल और परचेजेस की एंट्री कर ली। एक एंट्री तो ये होगी। उसके बाद हमने कैश रिसीव और कैश पे भी दिया है। सो कैश रिसीव की एंट्री क्या होगी? कैश डेबिट और रिसीवेबल्स क्रेडिट। अगर कोई डिस्काउंट अलाउड होता तो वो भी डेबिट हो जाता, फिर एंट्री होती कैश डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट और रिसीवेबल्स क्रेडिट। लेकिन अभी एंट्री क्या होगी? कैश डेबिट और रिसीवेबल्स क्रेडिट। कितने से पैसे भेजे हमने रिसीव किया है? हमने रिसीव किया 13,612। तो 13,612 से कैश डेबिट और 13,612 से रिसीवेबल्स क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट हमने कुछ पे भी किया है पेबल्स को, तो पेबल्स को डेबिट हुआ और कैश को क्रेडिट हुआ। अमाउंट है 9400, तो 9400 यहाँ पे मेंशन कर दी। ठीक है, अगर आप ये एंट्रीज पास कर लेंगे एक दफा पहले, तो आपको अकाउंट्स में एंट्री करते वक्त आसानी होगी। जब आप कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग के करें तो एक बार एंट्रीज पास कर लें, उसके बाद जो है आप डायरेक्ट अकाउंट में भी ट्रांसैक्शन कर सकते हैं। अच्छा जी, अब सेल्स का अकाउंट बनाने लगे हम। सेल्स के अकाउंट में सिर्फ एक ट्रांसैक्शन आपको नजर आ रही है, ये वाली। ठीक है, आपने जो है सेल्स की है, कितने किस अमाउंट से की है? 15। सेल्स क्रेडिट हो रहा है 15,790 से। सेल्स को क्रेडिट किया, रीजंस क्या है? ऑपोजिट अकाउंट का नेम लिखते हैं रिसीवेबल्स। बैलेंस कैरिड आउट, क्योंकि एक ही अमाउंट है तो यहाँ पे भी 15,790 आ जाएगा और टोटल भी यही अमाउंट आ जाएगी। ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट है रिसीवेबल्स का अकाउंट। तो रिसीवेबल्स के अकाउंट में हमारे पास दो एंट्रीज पास हो रही हैं। एक तो हमने कैश रिसीव किया है, उससे 13,612 से रिसीवेबल्स क्रेडिट हो रहे हैं हमारे पास। और दूसरा हमने रिसीवेबल जनरेट भी तो किए थे ना, तो रिसीवेबल जनरेट किए थे, रिसीवेबल्स को हमने डेबिट किया था और सेल्स को हमने और सेल्स एंड सेल्स टैक्स दोनों को हमने क्रेडिट किया था। ठीक है, तो वो अमाउंट क्या होगी? 18। ग्रॉस वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे 18,553.25। ठीक है, तो ये आ गई आपकी रिसीवेबल्स की फिगर। अच्छा, अब ये मैं अगर स्क्रीन क्लीन करूंगी तो कम्प्लीटली एंट्रीज भी हो जाएंगी हमारी क्लीन, तो मैं थोड़ा सारा यहाँ मैसी होगा। ओके,
तो यहाँ पे हम परचेजेस और पेबल्स का अकाउंट देख लेते हैं। ओके, तो जो हमारे पास परचेजेस का अकाउंट है, ठीक है, इग्नोर दीज लाइंस। परचेजेस हमारी क्या हो रही हैं, बस डेबिट हो रही हैं, तो हमारे पास परचेजेस डेबिट होंगी, वैल्यू मैं यहाँ लिख दूंगी 10,600, यही है ना। तो परचेजेस डेबिट हो रही हैं, और रीजन क्या है, पेबल्स अकाउंट, पेबल्स यहाँ पे मेंशन हो जाएंगे, बैलेंस सीडी क्या आ जाएगा, 10,600 ही आपका आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास होगा पेबल्स का अकाउंट। पेबल्स के अकाउंट में एंट्रीज दो पास हो रही हैं, जैसे रिसीवेबल के अकाउंट्स में हो रही थी, कैश को मेंशन कर दिया है, लेकिन जो परचेजेस हुई है साल में वो यहाँ पे मेंशन नहीं हुई। सो पेबल्स का ये हमारे पास फिगर 12,455, जिसकी रीजन है परचेजेस एंड परचेज टैक्स या इनपुट टैक्स 12,455 से यहाँ पे आपने ट्रांसैक्शन को पास कर दिया। अब इनको नेट करेंगे तो हमारे पास बैलेंस कैरिड डाउन आ जाएगा। फिर हमारे पास आगे देखते हैं हम सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स में भी आपने जो है ट्रांसैक्शन को पास करना है। तो सेल्स टैक्स में हमारे पास जो सेल्स टैक्स है उसके ऊपर हमारे सेल्स टैक्स के अकाउंट में दो आइटम्स होती हैं बेसिकली, सेल्स टैक्स ऑन परचेजेस और सेल्स टैक्स ऑन सेल्स। जो आउटपुट टैक्स होता है वो हमारा क्रेडिट हो रहा होता है, जो इनपुट टैक्स होता है वो हमारा डेबिट हो रहा होता है, जितने भी आपके सेल्स टैक्स ऑन परचेज होंगे। तो सेल्स टैक्स ऑन परचेजेस क्या था, इनपुट टैक्स था हमारे पास 18,155, और दूसरी तरफ हमारा सेल्स टैक्स ऑन सेल्स क्या आया था, 2000, या हियर इट इज 2,763.25। तो ये आपके आ गया सेल्स टैक्स ऑन सेल्स। इनकी नेटिंग करेंगे तो आपके पास बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। तो ये था आपने किस तरह से जो है सेल्स टैक्स के क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ पे आपको अकाउंट्स दिए होंगे तो आप आसानी से एक दफा एंट्रीज पास कर लेंगे तो उसमें ट्रांसफर कर लेंगे। इसका है पार्ट बी हमारे पास। पार्ट बी हमारे पास है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ओके, the balance on the sales tax account shown above represent the amount of sales tax that is owing to or repayable by the taxation authorities। अगर बैलेंस कैरी डाउन आपकी डेबिट साइड पर आ रहा है, ठीक है, तो ये ओइंग टू होगा, ओइंग टू टैक्स अथॉरिटीज। अगर बैलेंस कैरी डाउन आपकी क्रेडिट साइड पे फॉल हो रहा है तो ये आपका रिक्लेमेबल, तब ये एसेट हो जाएगा ना। डेबिट साइड पर अगर आपका बैलेंस कैरी डाउन आएगा तो ये रिक्लेमेबल हो जाएगा फ्रॉम टैक्सेशन अथॉरिटीज, क्योंकि ये आपका एसेट हो गया। और सॉरी, क्रेडिट साइड पे अगर फॉल कर रहा है। और अगर आपका कैरी डाउन जो है वो डेबिट साइड पे फॉल कर रहा है जस्ट लाइक लाइबिलिटीज, तो ये ओइंग टू हो जाएगा, ये लाइबिलिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा ओइंग टू ये एसेट को। और एसेट का जो होता है बैलेंस कैरी डाउन हमेशा क्रेडिट साइड पे आता है, लाइबिलिटीज का जो होता है बैलेंस कैरी डाउन हमेशा डेबिट साइड पर आता है। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज विक्टोरिया लिमिटेड पोस्टिंग फ्रॉम द सेल्स टेबुक। जी, हमें सेल्स टेबुक दी होगी इसमें। गिवन बिलो आर द सेल्स टेबुक एंड डिटेल्स ऑफ कैश रिसीट टेकन फ्रॉम द कैश बुक for Victoria Limited for the week ended 3 August 2008. Okay, you are required to write up the nominal ledger and sale ledger accounts given from these books. Victoria Limited maintain the receivable control account within the double entry system. Okay, बैलेंसेस को निकालना आपको रिक्वायर नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड टू बैलेंस द अकाउंट्स। ठीक है, जस्ट आपने ट्रांसेक्शन को पास करना है। ये है हमारे पास सेल्स टेबल। तो देखें जी, हमने सबसे पहले हम इनकी एंट्री पास करेंगे और फिर उसे नॉमिनल लेजर अकाउंट्स में ट्रांसफर करेंगे। ठीक, तो हमारे पास गिवन है ये सेल्स टेबल, जिसमें ग्रोस वैल्यू है, सेल्स टैक्स और नेट वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, इसकी एंट्री होगी रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट विद दिस सम ग्रोस वैल्यू से, सेल्स टैक्स क्रेडिट विद दिस सम 172 से,
और सेल्स क्रेडिट विद 986.86 से, तो ये तुम्हारी पहली एंट्री होगी। ठीक है, फिर हमारे पास कैश बुक की रिसीट साइड भी दी हुई है। फिर हम क्या करेंगे, हमें कैश रिसीव हुआ है तो हम करेंगे कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, और रिसीवेबल कैश अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड भी शो हो रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट और रिसीवेबल्स अकाउंट क्रेडिट विद दिस अमाउंट। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड होगा 17.89 और रिसीवेबल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा होगा 1007.29 से। ठीक है, तो ये है नहीं रिसीवेबल्स अकाउंट, अच्छा ये है कैश बुक में से मिला है, तो कैश डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट और रिसीवेबल्स क्रेडिट। ठीक है, तो रिसीवेबल्स आपका टोटल अमाउंट से हो रहा होगा, तो 100.29 प्लस डिस्काउंट की फिगर को जब आप ऐड करेंगे तो जो ग्रॉस वैल्यू आएगी वो रिसीवेबल्स में जाएगी, ग्रॉस वैल्यू रिसीवेबल्स और पेबल्स में जाएगी, नेट वैल्यू सेल्स और परचेजेस में एंटर करेंगे आप। ये नॉमिनल एडजर्स अकाउंट दिए हुए हैं आपको, बैलेंस बीडी दे दिया है, सेल्स का आपने, इसके अलावा जो ट्रांसैक्शन होंगी वो आपने यहाँ पास करनी है, रिसीवेबल एडजस्ट कंट्रोल अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड और सेल टैक्स। ओके, ये आपके मेन है, ये चार अकाउंट्स है ये जो आपने बनाने हैं। इसके अलावा जो अकाउंट्स है ना नीचे, ये इंडिविजुअल अकाउंट्स आपके ना बता दिए रिसीवेबल्स के, जितने भी सेल्स के बुक में थे, तो इन्हें भी आप देख सकते हैं, पर कंट्रोल अकाउंट में है आप सिंपल एंट्री भी पास कर सकते हैं। अच्छा, ये इस तरह से भी है, तो हम पहले ना एंट्री पास कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। हम यहाँ पे लिख लेते हैं रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट, क्योंकि इस क्वेश्चन में दोनों अकाउंट मेंशन है, इंडिविजुअल अकाउंट्स भी और कंट्रोल अकाउंट भी, और सेल्स डे बुक से एंट्री साइमल्टेनियसली कंट्रोल अकाउंट में भी जाती है और इंडिविजुअल अकाउंट्स में भी जा रही होती है। तो रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट एंड सेल्स टैक्स, या मैं इसे आउटपुट टैक्स लिख रही हूँ, ओटी आउटपुट टैक्स। ठीक है, तो इसको भी क्रेडिट किया। तो हमारे पास जो वैल्यूज है वो है 1159.50। ठीक है, 172 का आपके पास है सेल्स टैक्स, 0.64 आउटपुट टैक्स है, सेल्स है सॉरी, सेल्स है आपके पास ये गिवन है, जो नेट वैल्यू है विच इज 986.86, आउटपुट टैक्स है 172.64। ठीक है, ये पहली एंट्री होगी आपकी। सेकंड एंट्री होगी, क्योंकि इसमें परचेजेस नहीं है, सिर्फ रिसीवेबल्स को आप डील करें सेल्स को, तो आप इसकी अब कैश के साथ जो है सेकंड एंट्री पास करेंगे, कैश डेबिट। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड हमेशा डेबिट होता है और डिस्काउंट रिसीव हमेशा क्रेडिट होता है। और नीचे आएगा आपके पास क्रेडिट साइड पे रिसीवेबल्स कंट्रोल अकाउंट को आपने किया क्रेडिट, तो रिसीवेबल्स कंट्रोल अकाउंट में दो एंट्रीज आपकी पास हो रही है। ओके, सो कैश कितना है हमारे पास, कैश रिसीव हुआ है हमें 1007.29। डिस्काउंट अलाउड है आपके पास 17.89, और रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट, इन दोनों को जब हम टोटल करेंगे हमारे पास आ जाएगा विच वुड बी 1007.29 प्लस 17.89। ओके, सो हमारे पास जो टोटल फिगर आई है वो है 1025.18। ओके, तो ये हमारे पास आ गई सेकेंड एंट्री।
जस्ट फॉर कन्वीनियंस मैं आपको ये आंसर से दिखा रही हूँ कि किस तरह से इस एंट्री को ट्रांसफर किया जाएगा। ये देखिए, ये रेवेन्यू का अकाउंट है आपके पास, गिवन है। रेवेन्यू का या सेल्स का अकाउंट है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, बैलेंस बीडी क्या है आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने सेल्स की बुक से जो है फर्दर एंट्री, ये वाली एंट्री को पास किया है, तो वो है 986। ये आपने यहाँ पे मेंशन किया था, सेल्स को क्रेडिट किया जा रहा है। तो एक एंट्री यहाँ पर आ गई, रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट। यहाँ पे दो जगह पे मेंशन है, एक ये है रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट, और एक जगह पे हमारे पास डेबिट हो रहा है। रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है, क्रेडिट भी हो रहा है। डेबिट किस अमाउंट से हो रहा है? 1159.50 से। तो यहाँ पे आपने रीजन लिख दिया सेल्स डे बुक। क्या आप रीजन ये भी लिख सकते हैं, सेल्स एंड आउटपुट टैक्स, इट्स कम्प्लीटली फाइन। और जहाँ पे आप रिसीवेबल एज कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ये अमाउंट है जब आपने कैश रिसीव किया। आप यहाँ पे कैश बुक की रिसीट साइड भी लिख सकते हैं, या आप सिंपल लिख सकते हैं कैश एंड डिस्काउंट अलाउड, जैसे हम करते थे, ऑपोजिट अकाउंट का नेम मेंशन कर दे, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर आपके पास जो है ये एंट्रीज आपने पोस्ट कर दी है। नेक्स्ट है आपके पास डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड जो है सिर्फ यहाँ पर एंट्री में आपको डेबिट नजर आ रहा है। तो आपने 17.89 बैलेंसेस आपको गिवन थे, आपने वो यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। फिर आपके पास है सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स क्या हुआ था? सेल्स टैक्स आपका हुआ था क्रेडिट। तो सेल्स टैक्स 986, नो इट्स 172.64। सेल्स टैक्स आपका क्रेडिट हुआ था 172.64। रीजन क्या है? रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट, तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। फिर ये आपके पास इंडिविजुअल लेजर्स है, एक एक इंडिविजुअल जो रिसीवेबल का अकाउंट है उसमें क्या क्या एंट्री पास होगी, वो आपने ये सारी की सारी जो है ना रिसीवेबल स्टे बुक से एंट्रीज आपने पिक की, और यहाँ पर आप मेंशन करते चलेंगे, ठीक है। कोई अगर एक या दो क्लाइंट्स होंगे जिनके साथ डिस्काउंट भी मेंशन होगा, कैश भी मेंशन होगा, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक। तो ये सारे हैं आपके रिसीवेबल्स, जो इंडिविजुअल रिसीवेबल्स काउंट के है वो मेंशन है। तो इट्स प्रीटी सिंपल, आप आसानी से यहाँ से देख सकते हैं। अटेम्प्ट कीजिएगा, बहुत आसान है। एंट्री अगर आपको पास करनी आ जाए तो उसको टी अकाउंट में ट्रांसफर करना कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 22। ये भी बहुत सिंपल सा लग रहा है। Which two customers have balancing exceeding their credit limit? ओके, ये आपके पास क्रेडिट लिमिट है, ये करंट बैलेंसेस है, और आपने बताना कि किसका जो है क्रेडिट लिमिट से ज्यादा बैलेंस आ गया है। 10,000, ठीक है। यहाँ पे 8,000, जहाँ पे करंट बैलेंस जो होगा आपकी क्रेडिट लिमिट से ज्यादा होगा, वो दो कस्टमर्स को आपने पॉइंट आउट कर देना है। मैं यहाँ पे बर्ड आई व्यू ले रही हूँ, जहाँ पे मुझे ये नाम 22,000 नजर आ रहा है, जो कि 21 से ज्यादा है। ये है पी जोन्स, ठीक है। टू कस्टमर्स को है, तो इसके अलावा एक और भी होगा। फिर हमारे पास यहाँ पे और मुझे जो है ये स्मिथ 1,845 करंट बैलेंस ये है, जबकि क्रेडिट लिमिट था 1,700 जस्ट। तो ये भी एक्सीड कर गया है। ये दोनों जो कस्टमर है स्मिथ और पी जोन्स, ये इनका जो है क्रेडिट लिमिट से ज्यादा बैलेंस है। विच टी कस्टमर्स हैव क्रेडिट लिमिट इन एक्सेस ऑफ 20,000। ओके, हम दोबारा देखते हैं। क्रेडिट लिमिट में 20,000 से ज्यादा किसको आप किन किन कस्टमर्स को आपने अलाउ किया है? ये तो है जेल एंड की लिमिटेड 35,000, 20,000 ज्यादा है। फिर पी जोन्स का भी 20,000 से ज्यादा जो है क्रेडिट लिमिट है 21,000। देन हमारे पास है कजन्स एंड सन्स, ठीक है। तो इनका भी 21,000 है, जबकि हमें 20,000 जो है क्रेडिट लिमिट होनी चाहिए, तो ये भी एक्सीड कर रही है हमारी 20,000 लिमिट से। गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ एक्शन व्हिच कैन बी टेकन टू चेज आउटस्टैंडिंग डेट्स। ओके, आउटस्टैंडिंग डेट्स को चेज करने के लिए आप क्या करेंगे? टेलीफोन कॉल्स करेंगे, ठीक है। रिमाइंडिंग लेटर्स भेजेंगे, ठीक है। या लीगल एक्शन ले लेंगे। लीगल एक्शन, उनको नोटिस भेजेंगे, कोर्ट में आके डीलिंग करते हैं हम। तो ये है आपका था क्वेश्चन नंबर 22, वेरी इजी वन। क्वेश्चन नंबर 23, यस। तो इसमें आपने बनाना है एज रिसीवेबल एनालिसिस। गिवन बिलो आर फोर रिसीवेबल सेल्स लेजर अकाउंट फॉर लैंसिंग लिमिटेड। अच्छा, लैंसिंग लिमिटेड के सेल्स लेजर अकाउंट्स आपको गिवन है।
You are required to prepare an age receivable analysis of these debts on the performa given below. आपको performa दिया होगा, हम देख लेते हैं। और ये आपके receivables हैं। आज की डेट क्या है? 31 मार्च 2005 है। ओके फाइन, हमने देख लिया डेट। फिर हमारे पास रिसीवेबल्स है विनहाल, क्रैनबुक, स्किनर्स एंड बी। हम इसको कर लेते हैं बी, सी, एस एंड बी। ये जो है आपकी रिसीवेबल है, इनके लेजर अकाउंट्स बनाए हैं। और ये है आपका एज रिसीवेबल लिस्टिंग का प्रोफार्मा। 30 days, लेस देन 30, लेस देन 60, लेस देन 90 और मोर देन 90। इसको 0 to 30, 30 to 60, 60 to 90 और 90 to मोर भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो बी, सी, एस, सी, एस, बी ये आपके जो है इन्होंने यहाँ पे आपने मेंशन करने और बतानी है इनकी एज रिसीवेबल लिस्टिंग। तो हम बनाना शुरू करते हैं। तो हमारे पास है बी, सी, एस और बी। जी 4 है, एस बी है, एस बी। एस और बी ये है हमारे पास रिसीवेबल्स। हम लिखेंगे, ऊपर लिखते हैं 0 to 30, 30 to 60, 60 to 90, 90 to मोर। ठीक है, ओके जी। और टुडे है 31 मार्च 2005। ठीक है जी, ये मार्च का एंड है। तो मार्च का एंड है तो हमारे पास 0 to 30 होंगे मार्च के मंथ का डाटा। उससे एक महीना पीछे चले जाएं तो फरवरी के मंथ का डाटा, फिर है जनवरी के मंथ का डाटा, और जनवरी से पीछे लास्ट मंथ का जो दिसंबर है या आउटस्टैंडिंग डाटा वो जहां पर आएगा। ठीक है, मार्च, फरवरी, जनवरी और दिसंबर। ठीक है, ये हमने कैसे किया, क्योंकि आज है हमारे पास 31 मार्च। ठीक, तो हम यहाँ पे अब पीछे 30 डेज के लिए हमें मार्च का मंथ देखना पड़ेगा, 90 डेज के 60 डेज के लिए फरवरी का, और 90 डेज के लिए जनवरी का, और उससे पीछे दिसंबर का। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने लगे हैं। ये है हमारे पास विन हाल जो वी कंपनी है। ठीक है, अब हम देखते हैं मार्च में 7 मार्च को आपको एक इनवॉइस रिसीव हुई है 72.48 की। ठीक है, आपने इनवॉइस सेंड की है 72.48 की। क्या इसके अगेंस्ट पेमेंट हुई है? 7 मार्च के अगेंस्ट, 7 मार्च के बाद कोई पेमेंट हुई है? नहीं, 7 मार्च के बाद यहाँ कोई भी पेमेंट नहीं हुई। तो 72.48 आपका स्टिल ड्यू है। ठीक है, तो 72.48 जो है आपका आ जाएगा यहाँ पे फर्स्ट में 72.48। ओके, फिर हम जाते हैं मार्च की, और कोई ट्रांसैक्शन नहीं है। फरवरी में 4 फरवरी को हमें एक इनवॉइस नजर आ रही है विच इज 117.27। ओके, हमें ना सबसे पहले क्या करना है, इनवॉइसेस को मैच करना है, क्या उसके अगेंस्ट हमें उसी इनवॉइस के अगेंस्ट पेमेंट हो गई है। तो फरवरी में हमारे पास 4 फरवरी को हमें 117 की एक इनवॉइस थी हमारे पास नजर आ रही थी, जो 10 फरवरी को जिसकी अगेंस्ट पेमेंट हो गई है 117.27, और जहाँ भी 117.27 इसके अगेंस्ट पेमेंट हो गई है। तो ये तो नहीं आएगा। इसके अलावा फरवरी में और कोई ट्रांसैक्शन नहीं है और पेमेंट भी नहीं हुई, तो हमारे पास 30 to 60 डेज का कोई भी बैलेंस नहीं पड़ा हुआ, नील है। ठीक है, उसके बाद हम जंप करते हैं जनवरी के मंथ में। जनवरी के मंथ में हमारे पास है 28.36 की एक इनवॉइस है, जो कि 28 जनवरी को हुई है। इसके बाद कोई पेमेंट हुई है 28 जनवरी के बाद?
28 जनवरी के बाद जी कोई भी पेमेंट नहीं हुई आपको, एक हुई थी वो इस इनवॉइस के अगेंस्ट हुई थी। तो ये जो है 28.36 ये ड्यू है हमारी, ठीक है। और उसके अलावा जो है हमारे पास और कोई भी पेमेंट नहीं है, 28 जनवरी के बाद कोई पेमेंट नहीं हुई, 28 जनवरी से पहले पेमेंट हुई है। और जो जब पहले पेमेंट हुई है उससे पहले वाली इनवॉइस की होगी, 28 की नहीं होगी, तब तक तो वो जनरेट ही नहीं हुई थी। सो 28.36 जो है हमारे पास आ जाएगा बैलेंस जनवरी के मंथ का, ठीक है। फिर है हमारे पास 92 मोर डेज, जो पिछले साल के एंड का था, दिसंबर का बैलेंस था। हमारा बैलेंस था 127.38। तो इसके बाद कोई पेमेंट हुई है जी, हुई है 15 जनवरी को, हुई है 73.57, ठीक है। तो हम इस बैलेंस में से इस बैलेंस को माइनस करेंगे। हम करेंगे 127.38 माइनस 73.57 विच इज 53.81 आ गया, ठीक है। तो 53.81 हम यहाँ पे लिख देंगे 92 मोर डेज या लास्ट ईयर का जो दिसंबर का हमारा था बैलेंस, ठीक है। उसके बाद आ जाती है सी कंपनी। सी कंपनी में हम स्टार्ट करते हैं 20 मार्च। मार्च में हमारे पास दो ट्रांजेक्शन हुई हैं, ठीक है। 6 को 20 को 1155.36 और 112.35। अब हम देखते हैं मार्च की हमने कोई पेमेंट भी की है, नहीं, मार्च की कोई भी पेमेंट नहीं आ रही। 6 मार्च के बाद और 20 मार्च के बाद कोई भी पेमेंट नहीं हुई। तो इन दोनों को हम एडअप करेंगे और ये हमारा चला जाएगा मार्च के बैलेंस में, यहाँ पर एज रिसीवेबल लिस्टिंग में। सो 115.36 प्लस 112.35, सो 227.71, ठीक है। तो ये आ गया आपका 0 to 30 डेज का। फिर हम जाते हैं फरवरी में। फरवरी में हमारे पास सिर्फ एक ही ट्रांसैक्शन हुई है और उस ट्रांसैक्शन के अगेंस्ट हम देखते हैं पेमेंट्स। फरवरी की है 117.25, ठीक है। सो 117.25 हमें यहाँ पर एक पेमेंट नजर आ रही है 15 फरवरी के बाद, 25 फरवरी को हुई है, जो कि है 111.39 प्लस 5.86। तो ये हो गया 117.25। इन दोनों को एड अप करेंगे, हमारे पास क्या आ रहा है 117.25, ठीक है। तो ये वाली जो पेमेंट है वो इसके अगेंस्ट, ये जो इनवाइस है ये पेड हो चुकी है, सही है। इसके अलावा फरवरी में और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे भी ये नील आ जाएगा, कोई बैलेंस नहीं बचा। फिर हम जाएंगे जनवरी में। जनवरी में हमारे पास दो ट्रांजेक्शन आ रही हैं, ठीक है। एक है 106 की और एक है 128 की। क्या 10 और 18 जनवरी के बाद कोई पेमेंट हुई है जी, हुई है। हमारे पास हुई है 20 जनवरी को हुई है एक पेमेंट, जो है 100.95 प्लस 5.32। इनको अगर हम एडअप करें तो हमारे पास बैलेंस आएगा 106.27। तो ये वाली जो है पेड हो गई है, जनवरी की 106.27 जो है वो पेड हो गई है, ठीक है। तो रह कौन सी गई 128.27, ये पेड नहीं हुई। तो जनवरी का बैलेंस हमारे पास चला जाएगा 128.27। फिर हमारा ओपनिंग बैलेंस है 37.28, ओपनिंग बैलेंस है, और उसमें से कैश में पेमेंट पूरी की पूरी हो गई है, यस। ये अमाउंट देख रहे हैं 37.28, और जो कैश में पेमेंट हुई है जनवरी में 12 जनवरी को 37.28, मतलब कि इस इनवाइस के लिए जो भी थी बैलेंस में वो पेमेंट हो गई है। तो यहाँ पे भी हमारा बैलेंस कुछ भी नहीं आएगा, सही। तो ये हमारा VOC की हो गई है इस रिसीवेबल लिस्टिंग। अब हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे, दैट इज स्किनर्स एंड प्री लिमिटेड। I'm going to change the marker.
जी, स्किनर्स लिमिटेड में हमारे पास है फरवरी। फरवरी का एक है इनवॉइस हमारे पास 193.77। इसके बाद फरवरी 20 फरवरी के बाद कोई भी पेमेंट नहीं हुई, तो ये सारी की सारी पेमेंट ड्यू है। सो 193.77 हमारी ड्यू में आ गई। लेकिन उससे पहले हम मार्च की देखते हैं। मार्च में कोई भी इनवॉइस नहीं आई और उसके अगेंस्ट पेमेंट नहीं। सो मार्च का जो बैलेंस है स्किनर्स का वो नीला आएगा। और फरवरी में हमारे पास है 71 और 193.77। इन दोनों को आप एड अप कर लेंगे तो आपके पास जो है फरवरी का बैलेंस आ जाएगा। लेकिन और इसके अगेंस्ट कोई पेमेंट नहीं हुई तो पूरा का पूरा बैलेंस जाएगा। सो 193.77 प्लस 71.62 gives us 265 265.39। तो ये हमारा आ गया 30 to 60 डेज का। इसके बाद है हमारे पास, हम देखते हैं जनवरी का। तो जनवरी में हमारे पास एक ही इनवाइस 103.46। ओके, 21 जनवरी को हुई है, लेकिन उससे पहले पेमेंट हुई है, उसके बाद कोई पेमेंट नहीं हुई। 21 जनवरी के बाद कोई पेमेंट नहीं हुई। ये 7 जनवरी वाली इससे पहली इनवाइस की पेमेंट होगी। सो 103.46 ये कंप्लीटली चली जाएगी यहाँ पर बैलेंस में 103.46। इसके बाद हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है 227.71। ओके, ये वाला। और इसमें से ये कंप्लीट नहीं आ रही, कुछ पेमेंट हुई है। सो 227.71 माइनस 172.36। क्या बैलेंस आया हमारे पास? 55.35। तो 55.35 जो है आपका दिसंबर का बैलेंस आ गया, या 92 मोर डेज के अंदर आप लिख देंगे। फिर है जी बिकली लिमिटेड। बिकली लिमिटेड में हमारे पास 15 मार्च को है एक इनवॉइस। जस्ट मार्च की एक ही इनवॉइस है 61.32 की। और 15 मार्च के बाद कोई पेमेंट भी नहीं हो रही, तो ये सारी की सारी अमाउंट जो है वो चली जाएगी आपकी एज इट इज एज रिसीवेबल लिस्टिंग में 0 to 30 के कॉलम में। उसके बाद है फरवरी की दो है इनवॉइसेस आपके पास, 56 की और 39 की। दो है जी आपके पास। तो 56 आपको नजर आ रही है यहाँ पे भी वैल्यू, और 56 यहाँ पे भी, तो ये तो पे होगी फरवरी की ना, ये आपकी पे हो गई है। उसके बाद जो है 39 ये पे नहीं हुई। तो 39 का जो बैलेंस है वो एज इट इज आप डाल देंगे यहाँ पर 39.37 फरवरी के या 32 के कॉलम में। उससे पहले हम मूव करते हैं ऊपर। जनवरी की हमारे पास है 88.20। 88.20 और यहाँ पे भी मुझे वैल्यू नजर आ रही है 88.20, ये पे हो गई है। ठीक है। सो जनवरी की और कोई भी हमारे पास ट्रांसेक्शन नहीं है और ना उसकी पेमेंट हुई है, तो 88.20 पे हो गया, तो जनवरी का बैलेंस नील आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास 72.36 1 जनवरी का। और यहाँ पे हमारे पास दो आ गए हैं जी, एक क्रेडिट नोट डिस्काउंट आ गया है और एक कैश की पेमेंट आ गई है। तो हम क्या करेंगे, 72.36 में से माइनस करेंगे एक तो हम कैश की जो पेमेंट है 51.26। एक और चीज माइनस करेंगे हम, क्या, ये जो है क्रेडिट नोट 21.10 का, ये सेल्स रिटर्न हुई है आपकी। ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, 72.36 माइनस 51.26। ठीक है, ये था 10 जनवरी को, इसके बाद 12 जनवरी को भी हुआ है 21.10। 21.10। ओके, कुछ भी नहीं बच रहा, नील हो गया, ये बैलेंस सारा सेटल हो गया। ठीक है, जो कुछ अमाउंट है वो डिस्काउंट में पे होगी और बाकी अमाउंट में कैश में, तो नील बैलेंस आ गया है। तो यहाँ पर आपका कुछ भी बैलेंस नहीं आएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी एज रिसीवेबल लिस्टिंग। इस तरह से आप बनाते हैं, सही है। आपने कॉलम्स बना लेने हैं और आप यहाँ पे अगर मंथ लिख लेंगे आसानी हो जाएगी। जो आपका इमीडिएट मंथ होगा ना 30 to 60 डेज वाला, और उससे पीछे आप लिखते जाएंगे तो आपको ना ट्रांजेक्शन ढूंढने में बहुत आसानी हो जाएगी। और उसके बाद आप मैच करेंगे कौन सी पेमेंट हो चुकी है कैश में
और कौन सी पेमेंट नहीं हुई वो यहाँ पे बैलेंस आता जाएगा। तो ये थोड़ा सारा टेक्निकल क्वेश्चन था, एक दफा आप खुद अपने हाथ से लिख के करें ताकि आपकी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए। दैट्स ऑल। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके बाद जो है नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे परचेज एंड परचेज रेकॉर्ड्स। तो इसे रिवाइज कीजिएगा ताकि आपकी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए। ओके, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर।